हाँ, ये जो टॉपिक है आपकी कोरिलेशन रिग्रेशन रादर स्टैट्स में इकोट्रिक्स, आप दोनों में से यूज़ कर सकते हो। ऑल्दो आज जो कंटेंट मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है, कोरिलेशन रिग्रेशन, वो मोस्टली स्टैट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है, क्लियर। ऑल्दो इकोनोमेट्रिक्स में भी ये कंसेप्ट यूज़ होता है कोरिलेशन रिग्रेशन का, क्लियर। तो कोरिलेशन रिग्रेशन में रादर रिग्रेशन में दो तरह के अप्रोचेज़ हैं, एक क्लासिकल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच में जो बातें आती है वो स्टैट्स के अंदर आती है। मॉडर्न अप्रोच वाला जो कंसेप्ट है, जो आप इकोट्रिक्स पढ़ रहे होगे, कभी आपने पढ़ा होगा, वो ऑब्वियसली मतलब मैंने आपसे क्या कहा, मॉडर्न अप्रोच वाला जो पार्ट होगा वो इकोट्रिक्स का पार्ट है, ठीक है। क्लासिकल अप्रोच मतलब पहले भी तो ऐसा नहीं है कोरिलेशन रिग्रेशन नहीं पढ़ाई जाती थी, तो पहले जो पढ़ाई जाती थी बिफोर इकोनोमेट्रिक्स, इकोनोमेट्रिक्स का कंसेप्ट रफली 1940s के बाद का है, ठीक है। तो ये यानी कि 1940s के बाद का जो कंसेप्ट है वो इकोनोमेट्रिक्स वाले पार्ट, ठीक है, मतलब रिग्रेशन को देखने का एक न्यू अप्रोच। उससे पहले भी तो चीज़ें चलती थी, तो वो सब स्टैट्स में पढ़ाई जाती थी। तो बेसिकली आज जो है वो क्लासिकल अप्रोच ही है आपकी, ठीक है, मॉडर्न अप्रोच वाली बात नहीं करने जा रहे, ऑल्दो यूज़ दोनों जगह होगा। चलिए स्टार्ट होते हैं, पहले रिग्रेशन से स्टार्ट होंगे। तो आप पुट कर ली रिग्रेशन, पुट द हेडिंग रिग्रेशन। यानी कि मैं ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम कंसेप्ट आपको बता दूं, ठीक है, गॉट इट। तो स्टार्ट हुई, जस्ट अ मिनट। रिग्रेशन में बेसिकली दो पार्ट है आपका, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक रिग्रेशन होती है y ऑन x और एक रिग्रेशन होती है x ऑन y। एक है y ऑन x, सेकेंड वन इज x ऑन y, क्लियर। y ऑन x की जो इक्वेशन होती है वो होती है y मीन्स एस्टिमेटेड, कुछ लोग इसे y हैट भी कहते हैं, लेकिन इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। और यहाँ जो इक्वेशन होती है दोनों तरफ लिखिएगा एक्स ई इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। एक तो y ऑन x है a प्लस बी एक्स, एक्स ई आपका a प्लस बी वाई। लेकिन सेकेंड वन, लेकिन नॉर्मल इक्वेशंस, लेकिन नॉर्मल इक्वेशंस ये आपकी हो गई समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स। समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक और लिख ली नॉर्मल इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। दो नॉर्मल इक्वेशंस होते हैं, ये दोनों नॉर्मल इक्वेशन निकालना कोई टफ काम नहीं है, ऑल्दो आप इसे याद रखो, दैट वुड बी मच बेटर। कुछ नहीं करना है, एक पूरा इस पे समेशन ले लेना है। आपको मालूम है इस पे समेशन लेंगे तो समेशन y इज इक्वल टू ए को n टाइम्स ऐड करोगे तो एन ए प्लस बी समेशन x, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकेंड इक्वेशन निकालना और ईजी है, कुछ नहीं करना है, इसको इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो, तो x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये समेशन एक्स वाई हो जाएगी, ये a समेशन x हो जाएगी, ये b समेशन एक्स स्क्वायर हो जाएगी। सेम बात यहाँ लिखो नॉर्मल इक्वेशंस। पहला नॉर्मल इक्वेशन मैंने आपको समझाया जस्ट कि वो जो टर्म है उसमें समेशन ले लो, तो लिखो समेशन x इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन वाई। नेक्स्ट समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन वाई प्लस बी समेशन वाई स्क्वायर।
भाई आपका पहला तो वही हो गया जो लिखा हुआ है, दूसरे को y से मल्टीप्लाई करो, इधर क्या मल्टीप्लाई किया था, x से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। ऑल्दो ये सारी डिराइव होती है यानी का, लेकिन हमें रिजल्ट से याद रखने हैं और रिजल्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो आप उसके डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है, नो नीड फॉर दैट वन, ठीक है। एक नॉर्मल यदि आपने इक्वेट्रिक्स कर रखा है तब तो ये इजीली अंडरस्टूड है कि भाई एक तो उधर भी होती थी और दूसरा हमने आपके लिए क्रिएट किया है, ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी इक्वेट्रिक्स y ऑन x पढ़ी जाती है। अभी मैं आपको x ऑन y का भी कुछ बातें बताई जा रहा हूँ। लेकिन थर्ड वन है आपका स्लोप, थर्ड पॉइंट इज स्लोप। आपको मालूम है स्लोप यहाँ b है, ये जो आपकी स्लोप है b। आपको मालूम है b जो है वो यहाँ भी b ही है, तो एक को लोग कहते हैं by(x) और एक को कहते हैं bxy। अब फर्स्ट वन y ऑन x होने के कारण इसे कहते हैं इस b को byx। सो राइट डाउन b इज इक्वल टू byx। फॉर्मूला आपके नॉलेज में होगा, मैंने आपसे क्या कहा कि ये सारी बातें ऑलरेडी इक्वेट्रिक्स के अंदर है, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ फॉर्मूले पे ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है। लेकिन समेशन एक्स वाई माइनस वाई बार समेशन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार समेशन एक्स। आप इससे लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू, कॉम्पैक्ट फॉर्मेट करो उसे, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट लाइन में आओ, लिखो दिस इज इक्वल टू 1/n समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन 1/n समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। न्यूमरेटर आपकी कोवेरेंस हो जाएगी, रेडन कोवेरेंस एक्स कॉमा वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। आपको मालूम है यदि ये आपका फॉर्मूला है एक्चुअल कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में ये होता है, कुछ नहीं किया हमने n से डिवाइड दे दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो आपको मालूम है न्यूमरेटर आपकी कोवेरेंस एक्स कॉमा वाई हो जाएगी, डिनोमिनेटर आपकी वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाएगी। अब रही बात एक स्टेज थोड़ा सा और आगे जाओ, ये आपकी हो जाएगी कोवेरेंस। आपको मालूम है कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है कोवेरेंस एक्स कॉमा वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ठीक है। और कोरिलेशन को हम जनरली आर से डिनोट करते हैं, तो मुझे तो ये हो जाएगी कोवेरेंस एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। सो राइट डाउन आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगी आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। ये सारे फॉर्मूले, ये यानी कि एक नहीं सारे आपके नॉलेज में होने चाहिए। एक तो ये, दूसरा ये, ठीक है। स्टार्टिंग वाला तो होना ही चाहिए नॉलेज में, ये वाला, क्योंकि स्टार्ट तो वहीं से हुए थे, फाइनली ये मैंने कन्वर्ट करते करते यहाँ तक पहुँच गए। कुछ लोग सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स को एस वाई अपॉन एस एक्स भी लिखते हैं, तो ये से ध्यान कि ये सिंबल है, सिंबल में मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। ऑल्दो आप चाहो तो इसे लिख सकते हो सिग्मा वाई की जगह एस वाई, एस मेंट फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, एंड एस एक्स ऐसा भी लिखा जा सकता है। सेम बात यहाँ रिपीट करो स्लोप के लिए, लिखो थर्ड वन स्लोप। यहाँ जो b है इस b को हम कहते हैं bxy, ठीक है। न्यूमरेटर तो आपका वही रहेगा समेशन एक्स वाई माइनस वाई बार समेशन एक्स। डिनोमिनेटर यानी कि डिनोमिनेटर जो आपका टर्म आएगा वो होगा समेशन वाई स्क्वायर माइनस वाई बार समेशन वाई। ये यानी कि ये जो फॉर्मूला यहाँ है डिनोमिनेटर वो चेंज होके ये हो जाएगी। अब इसे थोड़ा सा और करो, लिखो दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार
डिवाइडेड बाय, ये कॉम्पैक्ट फॉर्मेट है ऊपर वाले का, ठीक है, क्लियर। लेके दिस इज इक्वल टू समेशन y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना, n से डिवाइड देना। नेक्स्ट लाइन में n से डिवाइड दो, लिखो x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, नीचे लिखे दिस इक्वल टू 1/n समेशन y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। न्यूमरेटर आपकी हो गई कोवेरेंस x, y और डिनोमिनेटर आपकी हो गई वेरिएंस ऑफ y। इससे आप लिख सकते हो, मैं फिर से कह रहा हूँ, कोवेरेंस x, y का फॉर्मूला क्या होता है, r सिग्मा x सिग्मा y। तो आप इसे लिख सकते हो r सिग्मा x सिग्मा y डिवाइड बाय सिग्मा y स्क्वायर। कैंसिल आउट कर लो, क्या आ जाएगा, r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। ये पोजीशन आपकी स्लोप की दोनों तरफ मैंने आपके लिए कर दिया है। आपको फॉर्मूलेज मालूम होने चाहिए, बिना फॉर्मूले के तो वैसे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट सही, पॉइंट नंबर 4। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि एक तो y ऑन x होता है, दूसरा x ऑन y होता है। नेक्स्ट दोनों की इक्वेशन बता दी, एक y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, दूसरा x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। दोनों की नॉर्मल इक्वेशन बता दी, दोनों का स्लोप बता दिया। अब दोनों का इंटरसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 लिखो इंटरसेप्ट। लिखो y बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार। आपको ये कैसे आ गया, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल इक्वेशन 1 को n से डिवाइड दे दो तो आपको ये कोई मिल जाएगा, ठीक है। बाय नॉर्मल इक्वेशन जो आपकी 1 है, इसको n से डिवाइड दे दो, आपको ऑटोमेटिकली ये मिल जाएगा। लिखो y बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार। तो यहाँ से a निकाल लो, क्योंकि a आपकी इंटरसेप्ट है, y बार माइनस बी एक्स बार, ये रही आपकी इंटरसेप्ट। इसे कवर अप कर लो। नेक्स्ट यहाँ आओ, लिखो पॉइंट नंबर 4, लिखो इंटरसेप्ट। लिखो x बार इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ए एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई बार। कुछ नहीं करना है, जो नॉर्मल इक्वेशन 1 है उसको n से डिवाइड दे दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। नॉर्मल इक्वेशन 1 ये रही आपके, n से डिवाइड दो, ऑटोमेटिकली ये मिल जाएगी। तो ये आपकी पोजीशन होगी। लिखो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू एक्स बार माइनस बी वाई बार। दोनों तरफ का इंटरसेप्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आओ पॉइंट नंबर 5। लिखो 1 पॉइंट फॉर्म। लिखो 1 पॉइंट फॉर्म, समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है। 1 पॉइंट फॉर्म आपने पढ़ा ही होगा एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है। एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो आपको भी मालूम है वो इक्वेशन क्या होती है, आपने पढ़ा है लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। यही इक्वेशन है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम, एम मतलब स्लोप, ठीक है, x टाइम्स x माइनस एक्स वन। तो सेम बातें यहाँ लिखो, रेड y माइनस वाई बार, y1 जो होगा वो y बार होगी यहाँ, इज इक्वल टू स्लोप x माइनस एक्स बार। लिखो दिस इम्प्लाइज y माइनस वाई बार
इज इक्वल टू स्लोप मीन्स बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। थोड़ा इसे और ढंग से लिखो, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, मैंने आपको निकाल के दिखाया अभी, आर सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। ये आपकी इक्वेशन है जब आपके पास वन पॉइंट फॉर्म हो। रादर से वन पॉइंट फॉर्म का मतलब आप ध्यान रखिएगा, रिग्रेशन लाइन हमेशा अपने मीन से पास करती है, तो मीन से पास करती है तो वाई बार एक्स बार तो है ही, इसके अलावा स्लोप आपके पास होनी चाहिए, या स्लोप का आपके पास कंडीशंस मतलब जो वैल्यूज़ हैं वो गिवन होनी चाहिए। तो ये आपकी पोजीशन होगी। यहाँ से जो y निकलेगा ना वो एस्टिमेटेड निकलेगा, बी क्लियर और दिस वन, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा और क्लियरली कह देता हूँ, वाई ई है ये आपका, ई मीन्स एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y, मतलब आपको भी मालूम है रिग्रेशन लाइन अपने मीन से पास करती है, ठीक है, क्लियर। तो मीन से पास करती है, इसका मतलब एक्स बार वाई बार आपके पास होगा, या डेटा में जो भी डेटा सम टोटल ऑफ y दिया हो, सम टोटल ऑफ x दिया हो, उसको n से डिवाइड दे दीजिएगा। नेक्स्ट, ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए या स्लोप आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो उससे आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अब रही बात यदि मैं आपको उस केस में x20 दे दूं तो y की वैल्यू क्या होगी, तो वो जो y की वैल्यू होगी वो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y होगी, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ y नहीं, ठीक है, क्लियर। क्योंकि हम रिग्रेशन के अंदर एवरेज टेंडेंसी को स्टडी करते हैं, एग्जैक्ट टेंडेंसी को स्टडी नहीं करते, ठीक है, क्लियर। मैं टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो सारी टेक्निकलिटीज़ इको ट्रिक्स का पार्ट है। अभी मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। तो मैंने आपको इक्वेशन बता दी, बाकी चीज़ें उधर की बातें। नेक्स्ट सही, यहाँ में पॉइंट नंबर 5 लिखिए वन पॉइंट फॉर्म। आपको फॉर्मूले पे ध्यान देना है, बाकी इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है कि आपने इको ट्रिक्स नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, वो सब भूल जाओ, ठीक है। पढ़ा या नहीं पढ़ा उसके इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लिखिए एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू, स्लोप लिखो, यहाँ लिखो स्लोप y माइनस वाई बार, लिख लिया आपने। स्लोप आपके नॉलेज में ही जो मैंने आपको समझाया था अभी, x माइनस एक्स बार। स्लोप क्या है यहाँ, बी एक्स वाई, लिखिए बी एक्स वाई, लिखिए r इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, वाई माइनस वाई बार। यानी कि बी वाई एक्स में मैं कहना उस समय भूल गया था, बी वाई एक्स में सिग्मा वाई ऊपर है, सिग्मा एक्स नीचे। बी एक्स वाई में सिग्मा एक्स जो पहले है वो न्यूमरेटर में है, बाकी डिनोमिनेटर में दूसरा वाला टर्म। तो एक्स वाई लिखोगे तो सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई लिखोगे, वाई एक्स लिखोगे तो सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। याद रखने का तरीका यही है, ठीक है। तो मैंने आपको इतने पॉइंट समझा दिए, ये 5 पॉइंट इधर 5 पॉइंट इधर, सबके फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, सबकी ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में सीधा आपको इक्वेशन निकालने आना चाहिए। अब भाई कुछ नोट मैं आपको लिखवा रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए नोट नंबर 1, देखिए सिंस बोथ द लाइन्स ऑफ रिग्रेशन, राइट ऑन, सिंस बोथ द लाइन्स ऑफ रिग्रेशन, देखिए सिंस बोथ द लाइन्स ऑफ रिग्रेशन, देखिए passes through, since both the lines of regression passes through its mean value, passes through its mean value, देखिए that is x bar y bar, देखिए that is x bar y bar, देखिए that is therefore, देखिए therefore, देखिए for finding, देखिए therefore, लिखिए therefore for finding x bar and y bar, लिखिए therefore for finding x bar and y bar, लिखिए we have to solve, लिखिए we have to solve 2 equations, TWO2, 2 regression equations। भाई आपके पास 2 regression equations होंगी, जैसे एक इक्वेशन ये दे दे और एक इक्वेशन ये दे, और आपसे कोई जो भी नहीं इसी फॉर्मेट का दे, सिंपल भी दे सकता है आपको, 2x + 3y = 5 एंड 3x - 8y = 6, ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ,
ठीक है, आप इस पर लाइन पे नहीं आइएगा। 2 लाइंस आपको रिग्रेशन मिली है, एक उसमें से जरूर y ऑन x रहा होगा, एक x ऑन y रहा होगा। अब ये कैसे पहचानेंगे, ये अभी अपनी प्रॉपर्टीज से पता चलेगी कि भाई कौन सा y ऑन x है, दूसरा कौन सा x ऑन y है। लेकिन आपके पास यदि 2 लाइंस ऑफ रिग्रेशन है और आप पता करना चाहते हो कि रिग्रेशन लाइंस एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करती है, तो कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद x और y की जो वैल्यू होगी वही आपकी x बार y बार की वैल्यू होगी। गॉट इट? क्लियर? बाय x और y की जो वैल्यू आएगी वही x बार y बार की वैल्यू होगी, क्योंकि 2 लाइंस ऑफ रिग्रेशन अपने आप को इंटरसेक्ट जो करते हैं वो मीन वैल्यू पे इंटरसेक्ट करते हैं। लेकिन नेक्स्ट, लेकिन नोट नंबर 2, लेकिन इन केस ऑफ परफेक्ट कोरिलेशन, लेकिन इन केस ऑफ परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन आपके नॉलेज में होगा R इज इक्वल टू +-1 होता है। लेकिन देन ऑल दो कोरिलेशन का माइनर नॉलेज मैं आपको दूंगा, ठीक है। अभी मैं रिग्रेशन थोड़ा बता देता हूँ, फिर कोरिलेशन बताऊंगा, फिर रिग्रेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज बताऊंगा। क्लियर? तो ये ध्यान रखिए, दोनों मैं कराऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इन केस ऑफ परफेक्ट कोरिलेशन, आपको मालूम है परफेक्ट कोरिलेशन में R की वैल्यू +-1 होती है। लेकिन बोथ द लाइंस ऑफ रिग्रेशन, लेकिन बोथ द लाइंस ऑफ रिग्रेशन कॉन्साइड, बोथ द लाइंस ऑफ रिग्रेशन कॉन्साइड, लेकिन दैट इज वी गेट, लेकिन दैट इज वी गेट ओनली 1 लाइन ऑफ रिग्रेशन, लेकिन दैट इज वी गेट ओनली 1 लाइन ऑफ रिग्रेशन। भाई वैसे तो 2 लाइंस होती है रिग्रेशन लाइन की, लेकिन परफेक्ट कोरिलेशन में ये दोनों रिग्रेशन लाइन कॉन्साइड हो जाती है, ठीक है। और हमें अपरेंटली देखने में ऐसा लगता है कि हमारे पास एक ही लाइन ऑफ रिग्रेशन। मैं आपको थोड़ा और इसमें डिटेल में बता देता हूँ। लेकिन दैट इज हमारे पास इक्वेशन है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू R सिग्मा y अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार। यही मैंने आपको लिख के दिया है y ऑन x के केस में, और दूसरे केस में मैंने आपको लिख के दिया x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू R सिग्मा x अपॉन सिग्मा y माइनस वाई बार। R की वैल्यू क्या है? +-1, तो पुट कर दी। लेकिन दिस इम्प्लाइज y माइनस वाई बार इज इक्वल टू +- सिग्मा y अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार। यहाँ से पिक कर लिए, दिस इम्प्लाइज y माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा y इज इक्वल टू +- x माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा x। सेम बात यहाँ रिपीट की, लेकिन दिस इम्प्लाइज x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू +- R की वैल्यू +-1 है, ठीक है। क्लियर? तो 1 मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये यानी कि ये +-1 अंडरस्टूड है, क्योंकि परफेक्ट कोरिलेशन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। लेकिन +-1 लिखने की जरूरत नहीं है, नो नीड फॉर दैट वन। सिग्मा x अपॉन सिग्मा y माइनस वाई बार, ये आपकी हो जाएगी x माइनस एक्स बार डिवाइड बाय सिग्मा x इज इक्वल टू +- y माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा y। आप देखो ये दोनों लाइंस ऑफ रिग्रेशन सेम है, देख लीजिए। आपको लग सकता है यहाँ कि एक जगह तो इधर लिखा हुआ है +-, दूसरी जगह दूसरे साइड लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये दूसरे साइड नहीं लिखा हुआ है, या तो दोनों ++ होगा या दोनों -- होगा, ठीक है। वो आपको जब प्रॉपर्टीज़ में बताऊंगा तो समझ में आ जाएगी। ये यानी कि +- का मतलब दोनों तो होगा ही नहीं, कोई एक ही होगा। तो ऐसा कभी नहीं सोचें कि इधर प्लस है उधर माइनस होगा, इधर माइनस है तो उधर प्लस होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्लियर? क्योंकि R तो एक ही है, या तो परफेक्ट पॉजिटिव होगी या परफेक्ट नेगेटिव होगी, दोनों नहीं हो सकती, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो परफेक्ट पॉजिटिव हो गई तो वैसे ही 1 हो गया, परफेक्ट नेगेटिव हो गई तो वैसे ही माइनस कट जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो ये यानी कि या तो दोनों तरफ माइनस है या दोनों तरफ प्लस है। क्लियर?
ये यानी कि प्लस माइनस की पॉसिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि इधर प्लस होगा उधर माइनस होगा, इधर माइनस होगा तो उधर प्लस होगा, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो आपके दिमाग में यदि ऐसा कुछ चल रहा हो तो उसे ब्लो अभी बंद कर लीजिए, उसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन नेक्स्ट नोट नंबर 3 लिखिए एंगल बिटवीन टू रेगुलेशन लाइंस। लिखिए एंगल बिटवीन टू रेगुलेशन लाइंस। पहला, सबसे पहले तो इक्वेशन y ऑन x का लिख लीजिए। एंगल तो हम बाद में देखेंगे, पहले तो आपको मालूम है एंगल कैसे निकालते हैं, पहले आपके पास स्लोप होना चाहिए। देखिए हमारे पास है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप क्या है आपको मालूम है, बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। यहाँ से निकालो बी वाई एक्स, लिखिए देयरफॉर बी वाई एक्स इज इक्वल टू, थोड़ी देर के लिए m1 को, और आपको मालूम है m1 की वैल्यू क्या है, आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हुई। अब आइए सेकेंड वन, लिखिए बी पार्ट, लिखिए x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई माइनस वाई बार। यहाँ से निकालिए बी एक्स वाई। जस्ट अ मिनट, बी एक्स वाई की तो बाद में बात करेंगे हम, हमें m2 चाहिए, स्लोप चाहिए। तो पहले तो इक्वेशन दोनों एक जैसा लगना चाहिए, एक y ऑन x है तो दूसरे को भी y ऑन x के फॉर्म में लेके आइए, तभी हम स्लोप देखते हैं। क्योंकि आप जो स्लोप देख रहे हो वो m1 m2 के टर्म्स में देख रहे हो, और m1 m2 की जो आप इक्वेशन लिखते हो वो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 होता है, ना कि x माइनस x1 इज इक्वल टू m टाइम्स y माइनस y1। ये तो हमने अपने कंफर्ट के लिए लिख रखा है, ठीक है, क्लियर। लेकिन जब आप एंगल कंपेयर करने जाओगे तो दोनों का स्लोप का फॉर्मेट एक जैसा होना चाहिए। तो लिखिए दिस इम्प्लाइज, लिखिए दिस इम्प्लाइज y माइनस वाई बार इज इक्वल टू 1 अपॉन बी एक्स वाई एक्स माइनस एक्स बार। आप इससे कह सकते हो y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई का फॉर्मूला आपके नॉलेज में है ही, क्या आ जाएगा, आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। तो सिग्मा वाई आपकी न्यूमरेटर में चली जाएगी, आर सिग्मा एक्स डिनोमिनेटर में रहेगी। लिखिए देयरफॉर m2, ध्यान रखिएगा यहाँ वो जो होगी वो होगी सिग्मा वाई अपॉन आर सिग्मा एक्स। इन दोनों इन्फॉर्मेशन को आप ब्रैकेट में लो, एक m1 वाला और एक m2 वाला, दोनों इन्फॉर्मेशन को ब्रैकेट में लो। अब रही बात एंगल बिटवीन द रेगुलेशन लाइंस, मैंने लिखवा रखी है, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला आपके नॉलेज में होगा, ठीक है। क्या नॉलेज में है आपके फॉर्मूला, लिखिए टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। ये ट्रिगो का फॉर्मूला है जो आप आई थिंक कभी आपने ट्रिगो 11th स्टैंडर्ड में किया होगा, तो वो फॉर्मूला आपका, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, कुछ लोग इसमें मॉडुलस लगाते हैं, मॉडुलस लगाने से सीधा एक्यूट एंगल निकलती। मैंने मॉडुलस छोड़ रखा है, ठीक है, क्लियर, तो वो बाद में मैं एडजस्ट करूँगा। लेकिन दिस इज इक्वल टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई आर इंटू सिग्मा एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई आर सिग्मा एक्स। ये सारा मैंने लिख दिया, जिसमें मेरे हिसाब से r और r तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। न्यूमरेटर में देखो क्या कॉमन हो सकता है और डिनोमिनेटर में क्या कैंसिल आउट हो सकता है। तो न्यूमरेटर में जो कॉमन है वो सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, क्या रह गया, r माइनस 1 अपॉन आर। डिनोमिनेटर में r और r कैंसिल आउट हो जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगी 1 प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो डिनोमिनेटर तो आपकी हो जाएगी सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर
और ये सिग्मा एक्स स्क्वायर जो डिनोमीटर में आएगा और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपकी हो जाएगी सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और यहाँ एलसीएम लोगे तो आर स्क्वायर माइनस 1/r हो जाएगी। ये आपकी tan थीटा हुई। ठीक है, मैंने आपके लिए निकाल दिया एंगल बिटवीन द रिग्रेशन लाइंस। अब आ जाइए रिमार्क नंबर 1। यानी कि इस नोट के ऊपर मैं आपको लिखवा रहा हूं एंगल बिटवीन, तीसरे नोट में है और उसके अंदर रिमार्क लिखवा रहा हूं। ठीक है, बी क्लियर दो सुन, लेकिन एफ आर इज इक्वल टू +-1। यहाँ देखिए आर यदि आप +-1 मतलब परफेक्ट कोरिलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, +-1 में परफेक्ट पॉजिटिव भी कवर कर लेता है, परफेक्ट नेगेटिव भी कवर कर लेता है। आप +-1 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो मुझे बताओ 0 - 1 डिवाइड बाय 0, ऑब्वियसली इन्फिनिटी आएगी। ठीक है, क्लियर? या तो +∞ या -∞ हो। मैंने आपको पहले कहा कि मॉडुलस का चक्कर होता है, मॉडुलस लेने से वो अपने आप एडजस्ट कर जाएगा। लेकिन फिर भी मैं अभी मॉडुलस के अंदर नहीं जा रहा हूँ, सीधी बात कह रहा हूँ कि आप +-1 रखोगे तो न्यूमरेटर आपकी 0 हो जाएगी। यहाँ देखना 0 होगी, डिनोमीटर आपकी क्या होगी 0 समथिंग, डिनोमीटर तो आपकी इनमें से कोई एक वैल्यू होगी। ठीक है, तो मुझे बताइए समथिंग अपॉन 0 क्या होती है? इन्फिनिटी। सो राइट ऑन tan थीटा, ये ठीक है, सॉरी इन्फिनिटी मैं कह रहा हूँ। ये आपकी हो गई +-1 रखते ही 0 डिवाइड बाय 1, ऑब्वियसली 0। तो लिखिए दिस इम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू 0, और tan थीटा 0 हो गई तो थीटा 0 हो गई। या तो 0 होगी या पाई होगी। पाई मीन्स 180 डिग्री। तो इसका मतलब आइदर रिग्रेशन लाइंस कॉन्साइड होगी या पैरेलल होगी। लेकिन दैट इज आइदर रिग्रेशन लाइंस कॉन्साइड और पैरेलल, या तो कॉन्साइड करेगी या पैरेलल होगी। ठीक है, अब रही बात आपके नॉलेज में है ही कि रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है x बार y बार पे, तो आपको मान लो पैरेलल लाइंस तो इंटरसेक्ट करती नहीं। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस यदि इंटरसेक्ट नहीं करती है तो इतनी बातें तो आपको भी समझ में आ गई, उस केस में रिग्रेशन लाइन कॉन्साइड ही होगी। भाई इससे ये पता चलता है कि रिग्रेशन लाइंस या तो पैरेलल होगी, इससे पता चलता है पैरेलल होगी या कॉन्साइड करेगी। अब रही बात कॉन्साइड ही क्यों करेगी, क्योंकि रिग्रेशन लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट किस पे करती है? अपने मीन पे। तो अपने मीन पे यदि इंटरसेक्ट करेगी तो आपको मालूम है पैरेलल लाइंस तो इंटरसेक्ट करती नहीं, तो इसका मतलब कॉन्साइड कन्फर्म है। लिख लिए नेक्स्ट लाइन। देखिए सिंस बोथ द रिग्रेशन लाइंस, देखिए सिंस बोथ द रिग्रेशन लाइंस passes through its mean value, लेकिन सिंस बोथ द रिग्रेशन लाइन passes through its mean value, लेकिन therefore regression lines cannot be parallel, लेकिन therefore regression lines cannot be parallel, लेकिन hence it will coincide। और ये बात थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे कही थी। यहाँ देख लिए इक्वेशन, यहाँ से भी पता चलता है दोनों लाइंस ऑफ रिग्रेशन इक्वल है, सेम है। ऑब्वियसली सेम होने पे एक ही ऐसा होगा पोजीशन, कॉन्साइड होगी। तो यहाँ से भी इंडिकेशन होती है कॉन्साइड की। बी क्लियर दो सुन, ठीक है, क्लियर। और यहाँ जो एंगल बिटवीन द रिग्रेशन लाइन से भी यही पता चला कि यहाँ थीटा कंपल्सरी 0 होगा। ठीक है, पाई ये सब नहीं होने जा रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सही लिखिए रिमार्क नंबर 2, लेकिन एफ आर इज इक्वल टू 0। आपको मालूम है आर कब 0 होता है? जब कोरिलेशन नहीं हो। ब्रैकेट में लिखिए नो कोरिलेशन। तो मुझे देखिए आर यदि 0 हुआ तो यहाँ देख लीजिए 0 - 1 डिवाइड बाय 0, ऑब्वियसली इन्फिनिटी होगी। लेकिन देन tan थीटा आपकी इन्फिनिटी होगी। आपको मालूम है tan थीटा इन्फिनिटी कब होती है? जब थीटा π/2, लेकिन थीटा इज इक्वल टू π/2। आपको मालूम है थीटा इज इक्वल टू π/2 का क्या मतलब हुआ? कि दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। लेकिन दैट इज टू रिग्रेशन लाइंस, लेकिन दैट इज टू रिग्रेशन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर,
आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर वर्ड पे ध्यान रखिए, ऑर्थोगोनल वर्ड भी हो सकता है, ठीक है। ऑर्थोगोनल ऑल्सो मीन्स परपेंडिकुलर। अब आ जाओ उसके बाद कि भाई हमें थोड़ा सा और बेटर ढंग से क्या समझना है। मैं आपको इक्वेशन के थ्रू भी समझा देता हूँ। हमारे पास इक्वेशन थी y माइनस वाई बार इज इक्वल टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। मुझे बताओ जैसे ही ये ज़ीरो हुआ तो इसका मतलब y माइनस वाई बार आपकी ज़ीरो हो गई। तो यहाँ से पता चला कि y वाई बार के इक्वल होगी। ये आपकी y ऑन x से निकली। सेम बात यहाँ रिपीट कर दो, लिखो x माइनस एक्स बार, ये होती आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, वाई माइनस वाई बार। आर जैसे ही ज़ीरो हुआ तो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू ज़ीरो होगी, तो x इज इक्वल टू एक्स बार होगी। भाई एक y इज इक्वल टू वाई बार है और एक x इज इक्वल टू एक्स बार है, ठीक है। इसको प्लॉट कर लो। y इज इक्वल टू वाई बार, एक मिनट रुक के यहाँ कंसंट्रेट किएगा। आपने y इज इक्वल टू 2 कभी ड्रॉ किया है? तो y इज इक्वल टू 2 क्या होते हो? हॉरिजॉन्टल लाइन। y इज इक्वल टू 5 ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन। x इज इक्वल टू 2 ड्रॉ करना है, वर्टिकल लाइन। x इज इक्वल टू 5 ड्रॉ करना है, वर्टिकल लाइन। x इज इक्वल टू -2 ड्रॉ करना है, वर्टिकल लाइन। गॉट इट? क्लियर? तो मुझे बताइए y इज इक्वल टू वाई बार मैं ड्रॉ करूँ तो ऐसा कुछ ड्रॉ करूँगा, ये रही y इज इक्वल टू वाई बार। दूसरा ड्रॉ करो x इज इक्वल टू एक्स बार, ये ड्रॉ कर दिया मैंने आपको, x इज इक्वल टू एक्स बार। अब मुझे बताओ ये एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पहले ये बताओ कि परपेंडिकुलर है या नहीं। भाई ये दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन है ऑब्वियसली अपने मीन पे होगा, और ये एक दूसरे के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ इंडिकेट करना चाहो तो इंडिकेट कर लो कि ये पॉइंट आपकी एक्स बार वाई बार है। ये इक्वेशन है x इज इक्वल टू एक्स बार की, यहाँ ये वाई बार है और ये आपकी एक्स बार, ठीक है। एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें परपेंडिकुलर पे, इंटरसेक्शन पॉइंट अपने मीन पे है, ठीक है। इंटरसेक्शन एक दूसरे को जो परपेंडिकुलर फॉर्म किया। अब आइए नेक्स्ट, ये आपकी हो गई नोट नंबर, रिमार्क नंबर 2, ठीक है। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट, देखिए रिमार्क नंबर 3। देखिए इफ r इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 तो हमारी थीटा 0 आई, मतलब परफेक्ट कोरिलेशन पे रिग्रेशन लाइन कॉन्साइड करती है। और जब r 0 हुई तो हमारी थीटा π/2 हुई। अब थोड़ी अक्ल लगाई भाई, ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि भाई जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे एंगल बिटवीन द रिग्रेशन लाइंस क्या होगी? यदि 0 से आप 1 की तरफ जाओ तो मुझे बताइए जैसे जैसे कोरिलेशन बढ़ेगा वैसे एंगल बिटवीन द रिग्रेशन लाइंस, आप देखो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बन रही है? क्लियर? ऑब्वियसली रिवर्स की बन रही है, ठीक है। आर परफेक्ट कोरिलेशन पे 0 है, जब कोरिलेशन 0 है तो वो π/2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हायर द डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, लेसर विद द एंगल बिटवीन द रिग्रेशन लाइंस। लेकिन दैट इज हायर द डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, लेकिन हायर द डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, लेकिन द स्मॉलर विल बी द एंगल, लेकिन द स्मॉलर विल बी द एंगल बिटवीन द रिग्रेशन लाइंस, ठीक है। और इस लाइन को याद रखिएगा, ये अपने आप में एक क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि जनरली लोग रट तो लेते हैं कि प्लस माइनस 1 होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, जो भी नहीं क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में है। क्वेश्चन के हो सकते हैं कई सारे फॉर्मेट हो, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्लस माइनस 1 पे 0 है और 0 पे ये, तो इसका मतलब कोरिलेशन जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे एंगल बिटवीन द रिग्रेशन लाइंस कम होती चली जाती है, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए फोर्थ वन, देखिए फॉर एक्यूट एंगल। भाई एंगल आपको मालूम है दो तरह की होगी, या तो एक्यूट दोनों के बीच का, या ऑब्ट्यूस।
तो मैंने आपसे क्या कहा था कि स्टार्टिंग में ही कई लोग मॉडल्स डाल देते हैं, लेकिन फॉर एक्यूट एंगल आपको निकालना है टेन थीटा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, ये तो मैंने आपको लिख के दिया ही था, सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन मॉडलस ऑफ आर कर दीजिएगा। ये आपको एक्यूट एंगल दे जाएगा, मतलब 90 से लेसर का। यदि आपको ऑब्ट्यूज चाहिए तो लिखिए टेन थीटा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर, ये आपको देगा आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन मॉडलस ऑफ आर। कुछ नहीं करना है, एक बार 1 माइनस आर स्क्वायर लगाइएगा और एक बार आर स्क्वायर माइनस 1 लगाइएगा, ठीक है, क्लियर, मॉडलस ऑफ आर। और नहीं तो स्टार्टिंग में ही जब टेन थीटा का फॉर्मूला लगाया तो कंप्लीट मॉडलस लगा दो तो एक्यूट एंगल आ जाएगी आपकी। गॉट इट? ये आपका पहला वाला एक्यूट एंगल देगा, दूसरा वाला ऑब्ट्यूस एंगल देगा, क्लियरली लिख लीजिएगा। इतनी बातें जो मैंने आपको समझाई है, इसके अलावा आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, लेकिन हम प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट में बाद में जाएंगे। पहले मैं आपको कोरिलेशन से रिलेटेड कुछ मेन कंसेप्ट है वो आपके लिए एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। ऑल्दो मुझे कोरिलेशन पहले पढ़ाना चाहिए था और रिग्रेशन बाद में, लेकिन ऑब्वियसली कोरिलेशन में जो इन्फॉर्मेशन है वो माइनर सी थी, ठीक है, तो इसलिए कोरिलेशन मैंने थोड़ा अभी बता देता हूँ, फिर इसके बाद रिग्रेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा। लेकिन कोरिलेशन हेडिंग पुट की, ध्यान रखिएगा, अभी ख़त्म नहीं हुई है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रादर से रिग्रेशन अभी ओवर नहीं हुई है। लेकिन कोरिलेशन, लेकिन द वेरिएबल्स आर सेड टू बी, लेकिन द वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड, लेकिन द वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड, लेकिन इफ चेंज इन वन वेरिएबल, लेकिन इफ चेंज इन वन वेरिएबल रिजल्ट्स इन, if change in one variable results in corresponding change, results in corresponding change in other variables। क्या लिखा आपने? the variables are said to be correlated if change in one variable results in corresponding change in other variable, ठीक है, क्लियर। मतलब एक वेरिएबल में चेंज करें तो दूसरे वेरिएबल में चेंज हो, ये हम देखना चाहते हैं। आपको मालूम है कि प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ करेगी, इनकम बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो इनकम बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ऑब्वियसली कोरिलेशन पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। और प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, यहाँ नेगेटिव इंडिकेट करती है। लेकिन एक बात यानी कि कोरिलेशन जो मेज़र करती है वो सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप को मेज़र करती है। सो राइट डाउन रिमार्क नंबर 1, लेकिन इट मेजर्स द लीनियर रिलेशनशिप, लेकिन इट मेजर्स द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, लेकिन इट मेजर्स द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। लीनियर रिलेशनशिप को अंडरलाइन करो और ध्यान रखना, कोरिलेशन के अंदर सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप ही मेजर होगी, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ये सब मेजर नहीं होगी। गॉट इट? वैसे तो हमने लिखवाया चेंज इन वन वेरिएबल रिजल्ट्स इन चेंज इन अदर वेरिएबल, लेकिन वो जो लीनियर है वही कोरिलेशन मेजर करेगा, और यदि किसी तरह की रिलेशनशिप हुई तो मेजर नहीं करेगा। फॉर्मूला आपके नॉलेज में है ही, लिखिए आर इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इनटू सिग्मा वाई। ये फॉर्मूला उसके नीचे लिख लीजिएगा। लेकिन नोट रिमार्क नंबर 2, लेकिन आर की वैल्यू जो लाई करती है वो -1 to 1 लाई करती है, ये आपके नॉलेज में होगा ही। इसमें -1, 1 इन सब के बारे में थोड़ा जान लो। यदि हम एक्स और वाई प्लॉट करें और सारी डेटा आपकी एक लाइन पे हो तो यहाँ आपकी R1 होगी, जिसे हम परफेक्ट पॉजिटिव कहते हैं। वैसे भी लाइन का स्लोप देख के आपको पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट पॉजिटिव है।
पॉजिटिव स्लोप लाइन। यदि आपके पास ऐसा सारी आपने प्लॉट किया सारी डेटा, ये हो गई x, ये हो गई y, तो ये आपकी यदि सारी डेटा लाइन पे हो, लेकिन इस केस में r आपकी -1 होगी, ये b पार्ट कर दो, ये आपकी परफेक्ट नेगेटिव है। नेक्स्ट c पार्ट, यदि आप x और y प्लॉट कर रहे हो और अधिकतर डेटा ऐसा हो, एक लाइन पे तो नहीं हो लेकिन उसकी टेंडेंसी अपवर्ड की तरफ हो, तो ये आपकी r>0 रादर से पॉजिटिव कोरिलेशन होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि सारी डेटा यदि एक लाइन पे हो गई तब तो परफेक्ट पॉजिटिव हो गई, और यही सारी डेटा यदि आपकी ऐसे हो x और y, इस तरह के पोजीशन में, क्लियर, तो ये आपकी r नेगेटिव होगी। नेक्स्ट ई पार्ट आ जाइए। यदि आपका रिग्रेशन लाइन ऐसा कोई हो, पॉजिटिव बताई दिया, नेगेटिव बताई दिया, +1 बता दिया, -1 बता दिया, अब एक ही रह गया, दैट इज 0। तो 0 के अंदर मैं आपसे एक बात कहूँगा कि मैंने जो बुक्स सब के अंदर देखा है उस केस में डायग्राम या तो पैराबोला होती या फिर सर्कल होती। जितना बुक चेक करेंगे अधिकतर आपको यही मिलेगा, या तो सर्कल बना के छोड़ देंगे या पैराबोला बना के छोड़ देंगे, जिसमें r0 होती है। r0 का ये दो डायग्राम आपको मिलेगा। आपको ऐसा क्यों बना के छोड़ देते हैं? आपको मालूम है पैराबोला जो होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, या सर्कल जो होती है वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और मैंने आपको पहले कहा कि कोरिलेशन जो यहाँ मेज़र करती है वो लीनियर मेज़र करती है। गॉट इट? तो उन्होंने r0 के लिए कोई क्वाड्रेटिक ग्राफ या क्यूबिक ग्राफ या बाई क्वाड्रेटिक ग्राफ उसे बना देना चाहिए। कोई भी ग्राफ आप बनाओ जो लाइन से रिलेटेड नहीं हो। तो आइडियल जो फॉर्म दिखता है वो या तो पैराबोला दिखता है या सर्कल दिखता है। तो इन जनरल आपको यही दो डायग्राम मिलेंगे। क्यों मिलेंगे उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि कोरिलेशन का मतलब है लीनियर रिलेशनशिप, क्वाड्रेटिक नहीं, और ये दोनों ग्राफ क्वाड्रेटिक है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आ जी, लिखिए थर्ड वन, पॉइंट नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। लिखिए कोवेरियंस x, y। वैसे तो फॉर्मूला आपके नॉलेज में होगा ही, एक्सपेक्टेशन x माइनस ई एक्स y माइनस ई वाई होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, या फिर ये फॉर्मूला है ई एक्स वाई माइनस ई एक्स इंटू ई वाई। लेकिन ये दोनों फॉर्मूले पॉपुलेशन के लिए मेंट। भाई आपको मालूम है कि डेटा सैंपल की होगी, डेटा पॉपुलेशन की होगी। क्लियर? तो ये यानी कि हम जनरली किसी चीज़ को पॉपुलेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम जनरली एक्सपेक्टेशन में जाते हैं। लेकिन यदि यही बात मुझे डेटा में रिप्रेजेंट करनी हो, क्लियर, तो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करूँगा। लिखिए और लिखिए कोवेरियंस x, y। डेटा के फॉर्म में जब भी आप जाओगे तो एक्सपेक्टेशन का मतलब मीन होता है। ठीक है, तो मीन का मतलब 1/n समेशन। भाई आपको भी मालूम है एक्सपेक्टेशन का मतलब मीन 1/n समेशन। x की जगह x लिख दो। ex क्या कहा मैंने आपको? मीन है। मीन मतलब यहाँ सैंपल का हो जाएगा, तो ये आपकी हो जाएगी x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। लिखिए दिस इज इक्वल टू 1/n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x/n समेशन y/n। क्लियर? नेक्स्ट और फोर्थ वन, लिखो वेरिएंस ऑफ x। लिखो दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन
एक्स माइनस ई एक्स होल स्क्वायर, ये आपकी कन्वर्ट होके आ जाएगी ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स कंप्लीट का स्क्वायर। लिखो, और आप इसे लिख सकते हो वेरिएंस ऑफ एक्स डेटा के टर्म्स में 1/n समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, और यू कैन कन्वर्ट इट 1/n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये यानी कि ये पोजीशन है, ये हम डेटा के लिए यूज़ करेंगे, मतलब रादर सैंपल के लिए यूज़ करेंगे। ये पॉपुलेशन का फॉर्मूला है आपका। सेम बात यहाँ वेरिएंस में, ये आपकी जो पोजीशन है वो होगी। ठीक है, तो ये आपकी हो गई 4th वन। अब आइए नेक्स्ट 5th वन। लेकिन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड। टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड। भाई दो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो अनकोरिलेटेड होते हैं, लेकिन बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। लेकिन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। लिखो कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई। इंडिपेंडेंट के केस में आपको मालूम है ये दोनों ब्रेक हो जाएगा। भाई दो वेरिएबल्स आपके इंडिपेंडेंट हैं तो एक्सपेक्टेशन एक्स वाई, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई होती है। और ये जैसे ही हुआ, यानी कि हर हमेशा नहीं होता है, बी क्लियर दिस वन। जब इंडिपेंडेंट होता है तभी ये दो पार्ट में ब्रेक होता है। कौन? ई एक्स वाई। तो उन्होंने कहा टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड। अब रही बात, ये अनकोरिलेटेड क्यों कह रहे हैं? भाई दो वेरिएबल्स आपके पास हैं और इंडिपेंडेंट हैं तो अनकोरिलेटेड होंगे, बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, तो ये आपके इंडिपेंडेंट होते ही ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। डिपेंडेंट होगा तो ब्रेक नहीं होगा, बी क्लियर दिस वन। तो जैसे ही कोवेरियंस 0 हुई तो आपकी कोरिलेशन 0 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन देयरफॉर कोरिलेशन, यानी कि मैं एक्सपेक्टेशन में लिख रहा हूँ, ऑब्वियसली कोरिलेशन भी मैं उसी के टर्म्स में लिखूंगा। तो ये जो रो है वो पॉपुलेशन कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, लेकिन दैट इज 0 अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, दैट इज 0। क्लियर? तो यदि कोरिलेशन इन वेरिएबल से इंडिपेंडेंट हुई तो कोरिलेशन 0 होगी और अदर से अनकोरिलेटेड होगी। अब रही बात कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू का मतलब ये माना जाएगा कि आपकी यदि वेरिएबल्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं हुई, रादर डिपेंडेंट हुई, तो क्या कोवेरियंस 0 हो सकता है? सॉरी, कोरिलेशन 0 हो सकता है? तो वो हो सकता है। ठीक है, लेकिन रेड भाई मैं आपको कोरिलेशन 0 करके दिखाऊंगा। ठीक है, क्लियर? लेकिन साथ में ये भी दिखाऊंगा कि वहाँ वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। लेकिन फॉर एग्जांपल एक्स ले लो, आप थोड़ा छोटा ही डेटा लेंगे, लेकिन -2 -1 0 1 2 और लिखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे बताइए पहले तो समेशन x मुझे बता दो क्या आ जाएगा। ऑब्वियसली 0। ये आपकी हो जाएगी 4 1 0 1 4। समेशन y कितनी होगी? ऑब्वियसली 10। नेक्स्ट एक्स वाई क्या होगी? लिखिए -8 -1 0 1 8। समेशन एक्स वाई आपकी 0 होगी। यहाँ तक क्लियर?
आप मुझे बताइए कोवेरियंस लगा दो, कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई 1/n समेशन एक्स वाई समेशन एक्स अपॉन एन समेशन वाई अपॉन एन। जो डेटा पे होता है उस वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया। तो मुझे बताइए एन कितना, आपका कितना डेटा आपने लिया था 5, समेशन एक्स वाई कितना है 0, ये कितना है 0/5 और ये क्या है 10/5। तो कोवेरियंस 0 होगी। तो बताइए कोरिलेशन क्या होगी, तो कोरिलेशन ऑब्वियसली आपकी 0 होगी। मैंने आपको दिखाया कि कोरिलेशन 0 कर दिया। क्या x और y इंडिपेंडेंट है, तो ऑब्वियसली नहीं है। आप क्लियरली देख लो y x के ऊपर डिपेंड करता है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, y इज डिपेंडेंट ऑन x। तो नीचे यहाँ कंक्लूड करो, लिखो इन दिस केस, लेकिन इन दिस केस कोरिलेशन इज 0, लेकिन इन दिस केस कोरिलेशन इज 0 बट y is not independent from x। देखिए बट y is not independent from x, y x से इंडिपेंडेंट नहीं है, y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब रही बात, यदि इंडिपेंडेंट होगा तो कोरिलेशन 0 होगी, ठीक है। 0 होगा तो ये बात कंफर्म नहीं होती है कि x और y इंडिपेंडेंट होगा, गॉट इट। लेकिन एक बात जो कंफर्म होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपकी कोरिलेशन 0 है तो x और y के बीच में लीनियर रिलेशनशिप नहीं होगी। ये जो बात मैंने प्रूव की है वो क्वाड्रेटिक पे प्रूव की है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यदि कोरिलेशन 0 है तो इतनी बात तो कंफर्म है, इंडिपेंडेंट होगा या नहीं होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन इतनी बात जो कंफर्म है वो ये है कि y और x के बीच में लीनियर रिलेशनशिप नहीं होगी। लिख ली इफ कोरिलेशन इज 0, लेकिन देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी लीनियर रिलेशनशिप, लेकिन देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, लेकिन then there does not exist any linear relationship between x and y। अब आ जाइए नेक्स्ट, लेकिन 6th वन, एक जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ध्यान रखिएगा। आप चाहे आर में लिखो या रो में लिखो, एक ही बात है, ध्यान रखना, ठीक है। रो में लिखते समय हम एक पॉपुलेशन से डील करते रहते हैं, ऑल्दो प्रॉपर्टी आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। लिखो आर ए एक्स प्लस बी कॉमा सी वाई प्लस डी इज इक्वल टू ए डॉट सी मॉडलस ऑफ ए मॉडलस ऑफ सी आर एक्स कॉमा वाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में ले लो आप, आपको ये फॉर्मूला हमेशा मालूम होना चाहिए। अब रही बात ए और सी यदि सेम साइन का हुआ, सेम साइन का मतलब दोनों पॉजिटिव, तो ये ध्यान रखिएगा पॉजिटिव होने पे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, या दोनों के दोनों नेगेटिव हो, जैसे -2 -3, ठीक है। तो ये -2 का मॉड 2 हो जाएगा, -3 का मॉड 3 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट होकर RXY आ जाएगी। लेकिन यदि ये दोनों अपोजिट साइन के हुए तो उस केस में यहाँ जो कंक्लूजन आएगी वो माइनस की आएगी, जैसे 2 3 -3 -2, इसमें तो सेम आएगी क्योंकि सेम साइन हुई। लेकिन एक 2 ले लो, एक -3 ले लो, तो ऊपर नेगेटिव आएगा, नीचे से तो हमेशा पॉजिटिव आनी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है RXY और एक होता है -RXY। अब कहेंगे प्लस वाला कब होगा, इफ A एंड C आर ऑफ सेम साइन। क्लियरली लिख लिया ढंग से, A एंड C आर ऑफ सेम
साइन, SIGN। और यही बात नेगेटिव कब होगी? अपोजिट साइन, यहाँ लिख लिए अपोजिट साइन। तो इतनी बातें हमेशा याद रखिए। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल। मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन एक चीज़ से जो इम्पैक्ट पड़ता है वो है उसके साइन से। मतलब वो प्लस माइनस हो सकता है, वो उससे इंडिपेंडेंट नहीं हो। ठीक है, आपने यहाँ A से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ C से मल्टीप्लाई किया था, B ऐड कर दिया था, D ऐड कर दिया था, क्या क्या किया आपने, लेकिन रिजल्ट ये निकला सारे गायब हो गए। ठीक है, A B C D सारे गायब। मतलब एडिशन की थी वो भी गायब, सब्ट्रैक्शन की थी वो भी गायब, मल्टीप्लाई किया था गायब, डिवाइड किया था गायब। एक चीज़ जो गायब नहीं होगी वो है साइन। साइन का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको बेटर एक एग्जांपल दे दूं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगी। जैसे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 2x + 3 - 5y + 7। आपको ध्यान A और C पे देना है, बाकी B और D पे नहीं देना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं। जो मल्टीप्लाई है उस पर ध्यान दो, कहीं वो अपोजिट साइन का तो नहीं है। यदि ये अपोजिट साइन का है, जैसे 2 और -5 आर दे ऑफ अपोजिट साइन, तो जैसे ही अपोजिट साइन के हुए तो ये -RX हो जाएगी। और दूसरा एक और ले लो, 3x + 4, और यहाँ मैं लिख देता हूँ 8y - 9। 3x + 4, 4 ढंग से लिखिएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम साइन के हैं, तो सेम साइन होने के कारण RX हो जाएगी। क्लियर? एक और लिखिए प्रॉपर्टी, सॉरी, रिमार्क नंबर 7। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उससे लेसर ये थोड़ा मान के चलिए। लिखिए y = AX + B। यहीं देखते ही आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि भाई y और x के बीच में जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है। इसका मतलब आने वाला जो कोरिलेशन है या तो +1 है या -1 है। ठीक है, फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख देता हूँ। लिखिए देन RX, Y = RX, Y की जगह लिख दो AX + B। ये बेसिकली उसी वाले फॉर्मूले से डिराइव्ड है, तो ये A/mod A हो जाएगा, RXY हो जाएगा। अलग अलग याद करने की भी ज़रूरत नहीं है भाई। वहाँ जो A लिखा हुआ था यहाँ, तो 2 टर्म आती थी, यहाँ एक का कोएफिशिएंट तो 1 है ना, तो जिसका कोएफिशिएंट 1 है वो तो हट ही गया ना आपका। तो यहाँ बेसिकली A, और पहले न्यूमरेटर में क्या लिख रखा था आपने, A और C, और डिनोमिनेटर में उसी का मॉड लगा रखा था आपने। तो एक का कोएफिशिएंट तो 1 ही हो गई आपकी, तो वो तो हट ही गया ना। तो एक रह गया A ऊपर में और नीचे रह गया मॉड A। तो आप मुझे बताओ कि उस केस में y मैंने यहाँ लिख दिया, y नहीं है, ये बेसिकली x होगा, RX, X, क्योंकि y की जगह x लिख चुके हैं। आपको मालूम है कोरिलेशन x, x हमेशा 1 होगा, और A/mod A +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। रही बात सेम साइन हुई, ठीक है, सेम साइन मतलब 2/mod 2। क्लियर? सेम साइन तो यहाँ कोई मीनिंग नहीं होगा ना, बेसिकली A > 0 हुई तो ये तो आपकी 1 हो गई। कोरिलेशन बिटवीन x, x, कोरिलेशन बिटवीन हाइट एंड हाइट, कोरिलेशन वेट एंड वेट, वो तो 1 ही होगी आपकी। तो A/mod A की 2 ही वैल्यू होती है, एक +1 दूसरा -1। तो मुझे बताइए ये +1 कब होगा? लिखिए if A is greater than 0, और -1 कब होगा? if A is less than 0। बस इतनी सी बात, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, अब वैसे भी मैंने आपको बता दिया, जैसे ये लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब आने वाला जो एक्सप्रेशन है वो कोरिलेशन के टर्म्स में या तो +1 है या -1। क्लियर? +1 कब होगा? जब x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो +1 होगा। अब वैसे भी देखिए ये जो लाइन है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होगी उस केस में, तो R +1 तो होगा ही होगा।
और r इज इक्वल टू -2x+3 है तो नेगेटिवली स्लोप्ड होगी तो -1 होगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी आप समझ रहे हो। क्लियर कि जैसे ही मैंने आपको लिख दिया y इज इक्वल टू 2x+3, इसके लिए r+1 है, y इज इक्वल टू 3x सॉरी y इज इक्वल टू -3x+7, ऑब्वियसली r -1 है। लेकिन हाँ, प्रॉपर्टी वाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोरिलेशन में आपको इतने पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। अब इसके अलावा थोड़ी बातें रिग्रेशन कोएफिशिएंट के अंदर कर लें। भाई रिग्रेशन तो बता ही दिया मैंने आपको, रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी बता दिया। ठीक है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट हम बेसिकली स्लोप को कहते हैं। तो लिखिए फिर से हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ, थोड़ा ही सा बताऊंगा, ज़्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, हेडिंग पुट किए प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। एक तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होती है BYX, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड R सिग्मा Y अपॉन सिग्मा X, और एक होती है BXY, दैट इज R अपॉन सिग्मा X अपॉन सिग्मा Y। ये R सही ढंग से लिख लीजिएगा। इन दोनों को हम कहते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। वैसे तो इंटरसेप्ट भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट होती है, लेकिन आपको मालूम है स्लोप को ही लोग काउंट करते हैं, इंटरसेप्ट को कोई काउंट नहीं करता। ठीक है, तो ये आपके दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं, R इंटू ए, यानी कि माइनस नहीं लगना चाहिए, R इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, दूसरा क्या है BXY इज इक्वल टू R इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। अब आइए रिग्रेशन कोएफिशिएंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, BYX इंटू BXY, तो यहाँ से आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आएगा। मल्टीप्लाई करो, करते ही आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सिग्मा एक्स कैंसिल आउट, सिग्मा वाई कैंसिल आउट, तो R इंटू R स्क्वायर होगी, वाई कैंसिल आउट कर दो। तो इतनी बातें तो आपको भी समझ में आ गई। लिखो देयरफॉर R इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडरूट BYX इंटू BXY होगा। ठीक है, मुझे बताइए इससे क्या पता चला कि ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो ज्योमेट्रिक मीन है किसका, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का। लेकिन दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट, लेकिन दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ज्योमेट्रिक मीन। आपको मालूम है ज्योमेट्रिक मीन किसको कहते हैं, 2 और 8 का ज्योमेट्रिक मीन 2 इंटू 8 अंडर रूट। लेकिन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। लिख लिया आपने। अब नोट आ जाओ, लिखो नोट, लिखो एफ BXY BYX एंड R भाई आपको मालूम है BXY BYX एंड R, ये तीनों के तीनों का न्यूमरेटर जो है वो कोवेरियंस होता है और डिनोमिनेटर ऑब्वियसली या तो स्टैंडर्ड डेविएशन है या वेरिएंस है। तो इसका मतलब ये तीनों यानी कि या तो सेम साइन के होंगे या तीनों के तीनों सेम साइन का मतलब या तो तीनों प्लस होगा या तीनों माइनस होगा। गॉट इट। तो लिखिए BXY BYX एंड R, लिखो ऑल थ्री डिपेंड्स ऑन, राइट ऑन ऑल थ्री डिपेंड्स ऑन कोवेरियंस। लिखिए ऑल थ्री डिपेंड्स ऑन कोवेरियंस। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। BYX का जो फॉर्मूला लिख के दिया था मैंने आपको, वहां लिख के दिया था कोवेरियंस y अपॉन वेरियंस ऑफ x। BXY में लिख के दिया है कोवेरियंस x, y अपॉन वेरियंस ऑफ y, और यहाँ जो लिख के दिया है वो लिख के दिया है कोवेरियंस x, y डिवाइड बाय सिग्मा x सिग्मा y। आपको मालूम है वेरियंस स्टैंडर्डाइजेशन ये सब कभी भी नेगेटिव नहीं होते। इसका मतलब ये तीनों के तीनों कोवेरियंस के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि कोवेरियंस पॉजिटिव हुई तो तीनों के तीनों पॉजिटिव होगी, और यदि कोवेरियंस नेगेटिव हुई तो तीनों के तीनों नेगेटिव होगी। तो क्या लिखा आपने, ऑल थ्री डिपेंड्स ऑन, क्या लिखा आपने, कोवेरियंस। लिखे देयरफॉर
ऑल थ्री विल बी पॉजिटिव, ठीक है, देयरफॉर ऑल थ्री विल बी पॉजिटिव और ऑल थ्री विल बी नेगेटिव। तो उससे आप कहोगे ये जो बोले जा रहे हो, क्यों बोले जा रहे हो आप? तो ये यानी कि यहाँ जो प्लस माइनस साइन है, तो प्लस माइनस में प्लस होगा या माइनस होगा, ये डिसाइड यदि आपको करना है। तो ये यानी कि बी वाई एक्स बी एक्स वाई का ऑप्शन चेक कर लिए, यदि वो पॉजिटिव है तो आर पॉजिटिव होगी, यदि ये दोनों के दोनों नेगेटिव हैं तो आर नेगेटिव होगी। गॉट इट? क्लियर? क्योंकि ये तीनों के तीनों या तो पॉजिटिव होते हैं या तीनों के तीनों नेगेटिव होते हैं, सिंस ऑल डिपेंड्स ऑन कोवेरेंस। लेकिन नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, देखिए if one of the regression coefficient, देखिए if one of the regression coefficient is greater than 1, देखिए if one of the regression coefficient is greater than 1 then other must be less than 1। देखिए if one of the regression coefficients is greater than 1 then other must be less than 1। यदि आपका बी वाई एक्स या बी एक्स वाई में से कोई एक 1 से ज़्यादा है तो दूसरा 1 से लेसर होगा, ठीक है, वो कंपलसरी होना होगा। प्रूफ में इंटरेस्टेड है तो एक लाइन लिख लीजिए। लेकिन सपोज बोथ द रिग्रेशन लाइंस ऑफ कोएफिशिएंट्स, देखिए सपोज बोथ द लाइंस ऑफ रिग्रेशन बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर ग्रेटर देन 1। लेकिन सपोज बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर ग्रेटर देन 1, लेकिन देन बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर होती है। अब मुझे बताओ ये भी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, ये भी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 1 से ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आर स्क्वायर जब आर की वैल्यू -1 to 1 होती है तो आर स्क्वायर की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, क्लियर? तो यदि दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट 1 से ज़्यादा हुई तो आर स्क्वायर आपकी 1 से ज़्यादा हो जाएगी, विच इज़ इम्पॉसिबल। साइड में लिख लिए विच इज़ इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब इतनी बातें तो कंफर्म है कि एक यदि 1 से ज़्यादा हुआ तो दूसरे को 1 से लेसर होना ही होगा, जिससे कि आर स्क्वायर की वैल्यू 1 से लेसर आ जाए। गॉट इट? क्लियर? और दोनों यदि 1 से ज़्यादा हो गई तो आर स्क्वायर 1 से ज़्यादा हो जाएगी। आर स्क्वायर की वैल्यू 1 से ज़्यादा तो होती नहीं, ठीक है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं। लेकिन थर्ड वन, इफ यू, मैं आपको बेसिकली प्रॉपर्टी पहले नहीं लिखवा रहा हूँ, पहले समझा देता हूँ उसके बाद। लेकिन इफ यू इज इक्वल टू x माइनस ए अपॉन एच एंड v इज इक्वल टू y माइनस बी अपॉन के, लिखो वेर h कॉमा के ग्रेटर देन 0। लिखो देयरफॉर कोवेरेंस u कॉमा v इज इक्वल टू कोवेरेंस x माइनस ए अपॉन एच y माइनस बी अपॉन के। आपको मालूम है कोवेरेंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ ऑरिजिन बट नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ स्केल। तो ये हो जाएगी 1 अपॉन एच के कोवेरेंस x कॉमा वाई। ये ठीक है। नेक्स्ट आ जी, देखिए वेरिएंस ऑफ u, ठीक है, ये वेरिएंस ऑफ u क्या होगा? वेरिएंस x माइनस ए अपॉन एच। अगेन वही बात, वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ ऑरिजिन। वेरिएंस कोवेरिएंस दोनों सेम ही प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो हो जाएगी 1 अपॉन एच स्क्वायर, सही ढंग से लिख लीजिएगा, 1 अपॉन एच स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। आप इसे दूसरे वे में कह सकते हो, सिग्मा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एच स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर। बताइए सिग्मा यू क्या होगा? 1 अपॉन एच इंटू सिग्मा एक्स। सिमिलरली सिग्मा वी क्या होगा? 1 अपॉन के इंटू सिग्मा वी।
आप कहोगे ये क्यों निकाले जा रहे हो, तो निकाले क्यों जा रहे हैं अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी तो लिख लीजिए कि ये है सिग्मा यू, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया वो सब लिख लो ढंग से, क्योंकि अभी क्वेश्चन जब आएगा तो ये आपके काम आएगा। अब आ जाओ कोरिलेशन रिग्रेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं और उसमें चेक करने जा रहे हैं कोई इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल है या नहीं। ठीक है, बेटर है कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिखो देयरफॉर बी वाई एक्स, आपके नॉलेज में ही आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स होता है, इसको थोड़ा ढंग से लिख लो आर एक्स वाई। ठीक है, लिखो दिस इम्प्लाइज बी वाई एक्स, आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल बट नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम साइन। तो साइन में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एच और के दोनों पॉजिटिव है तो साइन तो पॉजिटिव होगी ही होगी। ठीक है, तो मुझे बताइए आर एक्स वाई किसके इक्वल होगा, आर यू वी के। अब रही बात सिग्मा वाई, सिग्मा वाई यदि आप निकालना चाहते हो तो वहाँ भी मैंने वाई लिख दिया, इधर भी यही लिख दिया। वहाँ आपकी सिग्मा वी इज इक्वल टू, सर ये तो सिग्मा यू है ना आपका, इसको सही ढंग से लिखिएगा, ये यू है और 1 अपॉन एच सिग्मा एक्स, ये हो जाएगा सिग्मा वाई सिग्मा वी। तो मुझे बताइए सिग्मा वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, के इंटू सिग्मा वी। तो लिखो के इंटू सिग्मा वी। सिग्मा एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, एच इंटू सिग्मा यू। ये बात आपको समझ में आ गई? तो कुछ नहीं करना है, के बाय एच बाहर करो और यहाँ लिखो आर यू वी इंटू सिग्मा वी अपॉन सिग्मा यू, ये हो जाएगी के अपॉन एच इंटू, ये आपकी हो जाएगी। हाँ, यहाँ आपको एक माइनर सी लाइन समझनी है कि ये v अपॉन यू है, तो ये मुझे बताइए बी वी यू देगा या बी यू वी देगा। तो ये यानी कि जो ऊपर में रहेगा वो पहले आएगा स्क्रिप्ट और जो नीचे होगा उसका स्क्रिप्ट बाद में आएगा। तो ये आपकी हो गई बी वी यू, ये आपकी बी वाई एक्स हो गई। ये साफ साफ ये प्रॉपर्टी आपको इंडिकेट करती है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ ऑरिजिन बट नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, क्लियर? रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ ऑरिजिन, ये यानी कि वी ऊपर है यू नीचे है। तो आप नीचे लिख लीजिएगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ ऑरिजिन। चेंज ऑफ ऑरिजिन मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन का इम्पैक्ट नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड का इम्पैक्ट जरूर है। ठीक है, सेम यदि आप यहाँ करेंगे बी एक्स वाई पे सेम ऑपरेशन सिमिलरली लिख लीजिएगा। तो ये के बाय एच है तो एच वाई के आ जाएगा और ये बी वी यू है तो ये बी यू वी हो जाएगी। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, यदि याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड होगा। नहीं याद रखेंगे तो आपको जो डेरिवेशन मैंने बताया कि ऐसे 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 करके हुआ है वैसे ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? तो मुझे बताइए प्रॉपर्टी क्या कहती है, नीचे लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ ऑरिजिन बट नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ स्केल, बट नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, अब आइए लास्ट प्रॉपर्टी पे, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4। राइट, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रही है आपको, यहाँ तक आपने लिख लिया ना? लिखो अर्थमेटिक मीन, राइट डाउन अर्थमेटिक मीन ऑफ मॉडुलस ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अर्थमेटिक मीन ऑफ मॉडुलस ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, लिखिए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन
ऑफ मॉडुलस ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अर्थमेटिक मीन ऑफ मॉडुलस ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या लिखा आपने, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ मॉडुलस ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ये जो मॉडुलस की बात कर रहा है ना, वो बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन के लिए निकालने के लिए कह रहा है, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन तभी निकलता है जब ए एंड बी बोथ ग्रेटर देन 0, ठीक है। बाय नेगेटिव की ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकलती, क्लियर। तो इसलिए मॉडुलस वो लगा रहा है, क्योंकि रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो होगी समटाइम्स पॉजिटिव होगी, समटाइम्स नेगेटिव होगी, ठीक है। तो मुझे बताइए अर्थमेटिक मीन आपको निकालने आता ही है। क्या लिखा आपने, अर्थमेटिक मीन ऑफ मॉडुलस ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ मॉडुलस ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ऑल्दो ग्रेटर देन इक्वल टू, चलिए कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मुझे बताइए थोड़ा सा इसको मैं बेटर ढंग से कहूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बी वाई एक्स मॉड बी एक्स वाई का मॉड डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी वाई एक्स होल का मॉड इनटू बी एक्स वाई का मॉड। आप यहाँ थोड़ा सा कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा ऑपरेशन। ये आपकी हो जाएगी बी वाई एक्स इनटू बी एक्स वाई, ये आपकी हो जाएगी आर सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, ये हो जाएगी नेक्स्ट आर इनटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई होल का मॉड लगा देना। वाई वाई कैंसिल आउट, एक्स एक्स कैंसिल आउट, तो ये आपकी हो जाएगी अंडर रूट मॉडुलस ऑफ आर स्क्वायर, ये हो जाएगी अंडर रूट मॉडुलस ऑफ आर कंप्लीट का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ आर। मतलब बेसिकली अर्थमेटिक मीन ऑफ मॉडुलस ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छा है, वहाँ तो लाइन क्लियरली आ रही है बात। आपको कहना होगा अर्थमेटिक मीन ऑफ मॉडुलस ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, मॉडुलस ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये ज़्यादा अच्छा लैंग्वेज होगा, क्लियर। वहाँ जो मैं कह रहा हूँ ऑब्वियसली वो बात तो ठीक है अपनी जगह पे है, लेकिन ये ज़्यादा बेटर लाइन होगा जो मैंने आपको लास्ट लाइन में समझाई। इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है, ये क्रैम करके रखना है ये पॉइंट्स। अभी मुझे बताने में तो आपको एक्सप्लेन करने में जो भी टाइम लगाओ 1.5 आवर, आपको ये मान के चलना है कि इसकी समरी 10 to 15 लाइन की है। आप वो 10 to 15 लाइन हर एक जगह जो मैंने आपको बताई क्रक्स, उस क्रक्स को आपको याद करना है, और क्रक्स यदि याद है तो क्वेश्चन में फिट करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। ये आपको समझना है, बेसिक प्रिंसिपल यही है। कम से कम CUET में तो ये क्लियर कट है, आपको इधर उधर बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको फैक्ट मालूम है, ये पूछा जाएगा, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने दूर तक परफॉर्म करोगे, ठीक है। आज के लिए यहीं तक।